हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स की थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। ठीक है। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर होता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनी एनर्जी। ठीक है। हम किसी भी एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये जो एनर्जी होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है। दैट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर वन फॉर्म एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्विवेलेंट टू नेट हीट ट्रांसफर। ठीक है। और वी कैन से दैट बोथ हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। मतलब वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्विवेलेंट टू नेट हीट ट्रांसफर। ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं डीडब्ल्यू, नेट डीडब्ल्यू इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर एग्जाम्पल के लिए हम किसी सिस्टम को क्यू हीट दे रहे हैं, ठीक है, क्यू हीट देने से, ठीक है, या स्मॉल एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी डेल्टा क्यू, अगर उसकी जो एनर्जी है डी यू एनर्जी अगर उसमें चेंज हो रही है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, और वहाँ से वर्क अगर सिस्टम से हमको वर्क मिल रहा है डेल्टा डब्ल्यू, देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, heat supplied to the system is equal to the sum of increase in internal energy and work done by the system. ये जो मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन आया है, फॉर्मूला जो आया है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम जितनी भी प्रोसेस होती है सभी में। ठीक है। यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या है, जो हीट सप्लाई किए थे, ठीक है, डी यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू जो है नेट वर्क ट्रांसफर की बात होगी, वर्क है यहाँ पर, ये डी यू क्या है यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पर, हीट। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट सप्लाइड टू एनी सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या होती है। ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है कि यहाँ पर जो हीट एनर्जी है उसकी ट्रांसमिशन की डायरेक्शन पता नहीं चलती। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। इसमें कहीं भी यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हीट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो हो रही है, लोअर टू हाई टेम्परेचर फ्लो हो रही है। डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर इज नॉट इंडिकेटेड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें डायरेक्शन कहीं पर नहीं होता। सेकेंड थिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन कन्वर्ट होल अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, नेट वर्क ट्रांसफर को हम हीट ट्रांसफर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब वर्क एनर्जी जो है या हीट एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाती है, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। वी कैन नॉट कन्वर्ट होल अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क। ठीक है ना। हम हीट के पूरे फॉर्म को, कंप्लीट फॉर्म को हम वर्क में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कुछ फॉर्म ही कन्वर्ट होता है वर्क में, ठीक है, और कुछ फॉर्म लॉस हो जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। ये बेसिकली टू जो इसके लिमिटेशंस है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लास में हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है। जितने भी टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है उनमें हम थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ होता है वो कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। पहली प्रोसेस हम देख रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आइसो दैट मीन्स होता है सेम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। बार का मतलब होता है यहाँ पर प्रेशर से है, दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। दैट मीन्स इस प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे इस प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट की। इक्वेशन ऑफ स्टेट की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर टू प्रोसेस ले रहे हैं। एक प्रोसेस एक्सपेंशन के लिए हीटिंग और एक्सपेंशन, हीटिंग और एक्सपेंशन के लिए इसका इंडिकेटर डायग्राम देखेंगे, पीवी डायग्राम। और सेकंड हम देखेंगे कूलिंग और कंप्रेशन के लिए इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है, पीवी डायग्राम।
सो यहाँ पर टू डायग्राम जो पीवी डायग्राम आपको दिख रहे हैं, पहला डायग्राम जो है हीटिंग एंड एक्सपेंशन के लिए है, ठीक है। दूसरा डायग्राम जो है कूलिंग एंड कंप्रेशन के लिए। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट, अगर हम किसी प्रोसेस में लें कि अगर हीटिंग प्रोसेस हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब हमको जो लाइन मिलेगी वो पैरेलल टू द वॉल्यूम मिलेगी, ठीक है। वी फॉर, यहाँ पर वी का मतलब वॉल्यूम है, पी का मतलब प्रेशर है, ठीक है। सो ये पीवी डायग्राम है, ठीक है, ये इंडिकेटर डायग्राम है। सो इंडिकेटर डायग्राम जो है हम देख रहे हैं कि आइसोबारिक एक्सपेंशन जब हो रहा है और आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है, दोनों कंडीशन में हम देखेंगे पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। सो इस लॉ में क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एब्सोल्यूट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है प्रोसेस, दैट मीन्स दिस प्रोसेस फॉलोज चार्ल्स लॉ। So according to the Charles law, V proportional to T, that means V is equal to Ct, that means V upon T is equal to C. So for process 1 to 2, अगर हम प्रोसेस 1 to 2 लेंगे, हीटिंग का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो यहाँ जो प्रोसेस हम ले रहे हैं 1 से 2, ठीक है, ये आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, और दूसरी प्रोसेस जो है आइसोबारिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। एक्सपेंशन दैट मीन्स अगर हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर प्रोसेस 1 से 2 की बात करें तो इनिशियल स्टेट में हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू सी, एंड फाइनल स्टेट में हो जाएगा V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू सी। सो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड फाइनली वी कैन राइट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू सी। सो ये जो रिलेशन है ये है इक्वेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। इस रिलेशन का यूज़ हम न्यूमेरिकल में करेंगे, तो इस क्लास के लास्ट तक बने रहना आप, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेटर डायग्राम। सो इंडिकेटर डायग्राम जो पीवी डायग्राम होते हैं उन्हीं को हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में देख चुके हैं। सो अब हम बात करेंगे कि आइसोबारिक हीटिंग दैट मीन्स एक्सपेंशन की बात होगी और आइसोबारिक कंप्रेशन। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आइसोबारिक एक्सपेंशन की, आइसोबारिक एक्सपेंशन में होता क्या है, ठीक है। सो आइसोबारिक एक्सपेंशन, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम की जो वैल्यू है V1 यहाँ पर है वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है V2 है, ठीक है। सो V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स जो वर्क है वो हमको कैसे मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू P dV, P V2 माइनस V1। अगर हमको फाइनल जो वॉल्यूम है अगर ज़्यादा मिल रहा है इनिशियल से, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो वर्क कैसा होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर वॉल्यूम जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वर्क जो है कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन, यहाँ पर हीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि प्रेशर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, लेकिन हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हीट हम ऐड कर रहे हैं। अगर हीट ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो हीट की जो वैल्यू है, हीट की जो वैल्यू है वो कैसी मिलेगी हमको, डेल्टा क्यू की वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। क्यों पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि जब हीटिंग करेंगे तो हीट सिस्टम में ऐड होगी, प्रोसेस में ऐड हो रही हीट, अगर हीट ऐड हो रही है तो उसको हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो होती है उसमें हम बात करेंगे कि हीटिंग कंडीशन में टेम्परेचर की वैल्यू राइज हो जाएगी, ठीक है। हीटिंग में टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर की वैल्यू राइज होगी। अगर टेम्परेचर हमको ज़्यादा मिल रहा है फाइनल टेम्परेचर, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, दैट मीन्स T2 माइनस T1। अगर हमको फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा सो ये जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। सो टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो डेल्टा यू क्या होगा, ये हमको पॉजिटिव मिलेगी। या बोल सकते हैं कि डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो आपको ये आइसोबारिक एक्सपेंशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप देखकर किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोबारिक कंप्रेशन की, ठीक है। सो आइसोबारिक कंप्रेशन को देखने के लिए हम चेक करेंगे, बी डायग्राम में जाएंगे, आइसोबारिक कंप्रेशन। सो आइसोबारिक कंप्रेशन में हो क्या है देखेंगे यहाँ पर। आइसोबारिक कंप्रेशन में जो है वॉल्यूम की वैल्यू, क्योंकि कूलिंग हो रही है, कूलिंग का मतलब यहाँ पर क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम की जो वैल्यू है फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो मिल रहा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज लेस देन V1। सो फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है।
क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो वर्क कैसा मिलेगा हमको, वर्क जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर यदि हमको, क्योंकि कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग करने में टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी कैसे होगी, डिक्रीज होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होगी। अगर हीट को रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्शन के बाद जो हीट रिजेक्ट होगी तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, मतलब किसी भी प्रोसेस में हीट जो है वो रिमूव होती है तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम वर्क निकालेंगे इसमें, ठीक है। सो आइसोबारिक प्रोसेस में हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड जो है हमारे इसमें देखेंगे वर्क। सो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होती। सो वर्क हो जाएगा हमारा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 पी डी वी। सो वैल्यू हो जाएगी फाइनल की V2 माइनस V1, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क की जो वैल्यू मिलती है P V2 माइनस V1, वेयर P इज अ कांस्टेंट, P कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे फ्लोट इन आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्लोट इन आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर हम जितने भी वैल्यू होती है उसको रखेंगे, ठीक है। हमको मालूम है डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है ये नहीं मालूम है, डेल यू हमको पता है एम सी वी डेल्टा टी होता है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता है पी V2 माइनस V1 होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी वी T2 माइनस T1 प्लस फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। सो ये रिलेशन हो जाएगा हमारे पास एम आर T2 माइनस T1, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल देंगे, एम एंड T2 माइनस T1 जो है यहाँ से कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा सी वी प्लस आर, ठीक है। सो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मेयर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। सो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एम सी पी T2 माइनस T1। सो यहाँ पर जो है जितने भी हीट यहाँ पर अगर किसी प्रोसेस में कूलिंग है तो वहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी तो नेगेटिव आएगी, अगर वहाँ पर हीटिंग है तो पॉजिटिव हीट आएगी। लेकिन हीट का जो फॉर्मूला है ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेस, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम हीट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड प्रोसेस जो है वो है आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसो दैट मीन्स होता है सेम, चोरिक का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम से है, दैट मीन्स इक्वल वॉल्यूम। सो इक्वल वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग दी आइसोचोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, ड्यूरिंग दी हीटिंग एंड कूलिंग अगर हम बात करें, ठीक है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन में आइसोचोरिक प्रोसेस का डायग्राम बनाएंगे, पीवी डायग्राम। सो यहाँ पर देखते हैं पीवी डायग्राम, ठीक है। वॉल्यूम कैसा है यहाँ पर, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू द प्रेशर लाइन, ठीक है। दैट मीन्स इस टाइप से अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। सो एक्सपेंशन और हीटिंग अगर बात करें हम, हीटिंग प्रोसेस होगी तो प्रेशर की वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज होगी। अगर वहाँ पर कूलिंग हो रहा है तो प्रेशर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। सो दोनों कंडीशन में हम देखेंगे कि आइसोचोरिक प्रोसेस में अगर वहाँ पर हीटिंग हो रहा है, ठीक है, ये किस प्रोसेस के लिए, हीटिंग, और ये किस प्रोसेस के लिए है, ये है कूलिंग कंडीशन, ठीक है। सो दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे कि वहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। उससे पहले हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या लेंगे इसमें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट की जब बात होती है, इसका मतलब ये है कि स्टेट 1 से 2 में इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। सो प्रोसेस कैसी है हमारी, यहाँ पर V1 इज इक्वल टू V2 है, यहाँ पर भी क्या है, V1 इज इक्वल टू V2 है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या है, P1 होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या है, P2 है। सिमिलरली यहाँ पर जो प्रेशर है P1 है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो P2 है, ठीक है। सो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो इस प्रोसेस में क्या है, हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है,
तो आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू द गेलो-सॉक लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम एब्सोल्यूट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P proportional to T at V is equal to constant according to गेलो-सॉक लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द गेलो-सॉक्स लॉ, ठीक है, गेलो-सॉक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एब्सोल्यूट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी इस कंडीशन में जब वॉल्यूम जो है हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो सेकंड कंडीशन है, इंडिकेटर डायग्राम में क्या दिख रहा है, ठीक है। सो इंडिकेटर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है देखेंगे कि अगर हीटिंग करते हैं हम, एक कंडीशन ले लेंगे पहले हीटिंग कि अगर आइसोचोरिक हीटिंग हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो है कि वर्क कैसा मिलेगा हमको, वर्क यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। हीटिंग कर रहे हैं तो हीटिंग का मतलब कैसा रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी जो है क्या होगी, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि थर्ड कंडीशन, अगर हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग करने का मतलब है यहाँ पर हीट ऐड कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है हमको मिलेगी यहाँ पर पॉजिटिव। हीट क्योंकि ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, अगर हीट ऐड करते हैं तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसी में अगर यहाँ पर कूलिंग हो रहा है किस प्रोसेस के लिए, आइसोचोरिक प्रोसेस में अगर कूलिंग हो रहा है तो वहाँ पर कूलिंग कंडीशन में प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप हो रहा है प्रेशर, दैट मीन्स पी विल बी ड्रॉप, डिक्रीज होगा प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग करने के बाद क्या होगा, हीट जो है सिस्टम से बाहर जाएगी। अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही है इसका मतलब क्या है कि हीट रिजेक्ट हो रही है, और रिजेक्शन ऑफ द हीट को हम लेते हैं क्या, नेगेटिव। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू को क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। और क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है इसलिए इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होगा कूलिंग में, क्योंकि कूलिंग हो रहा है, कूलिंग का मतलब टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। सो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। सो इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पर वर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो वर्क जब हम निकालेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस में वर्क की वैल्यू जब निकालेंगे, सो वर्क होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी डी वी, पी वी टू माइनस वी वन। लेकिन यहाँ बात आती है कि जब वर्क हम इसको निकालेंगे, वॉल्यूम तो यहाँ पर कांस्टेंट है, सो वैल्यू जाएगी पी वी माइनस वी, दैट मीन्स वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लोट कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लोट इन आइसोचोरिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सो इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट नंबर में फोर्थ जो है हमारा फ्लोट दैट मीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। So according to the first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus del W, okay। So here del W is zero, ये वैल्यू कैसी है, जीरो है। So delta Q की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, del U के इक्वल, और delta U क्या होता है, mCv T2 माइनस T1 इज इक्वल टू del Q। सो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं हीट की वैल्यू, क्योंकि वर्क की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। अगर वर्क जीरो है सो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट की जो एनर्जी रहेगी वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, मतलब जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे वो पूरी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर हीट रिजेक्ट हो रही है किसी सिस्टम से, इसका मतलब ये है कि रिजेक्शन ऑफ हीट की जो वैल्यू रहेगी वो डिक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है। थर्ड प्रोसेस जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, आइसो दैट मीन्स यहाँ पर सेम से है, इक्वल से है, और थर्मल का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर से। सो आइसोथर्मल का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। सो यहाँ पर बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस की। सो ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात होती है तो कैसे निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। सो ये जो
प्रोसेस है ये फॉलो करती है बॉयल्स लॉ को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट वॉल्यूम। सो यहाँ से जो रिलेशन हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू सी। अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें, अगर हमारे पास टू प्रोसेस हो जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, ठीक है, प्रोसेस 1 2 की बात करें, सो एट स्टेट 1 हो जाएगा, एट स्टेट 1 P1 V1 इज C, P1 V1 इज इक्वल टू सी, एंड एट स्टेट 2 तो P2 V2 इज इक्वल टू सी। सो यहाँ पर जो है राइट साइड में कांस्टेंट है ना, सो अपन क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो ये जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर मिल गया है, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? बॉयल्स लॉ, ठीक है। सो ये जो है हमको बॉयल्स लॉ से फाइंड आउट हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें अब कंडीशन आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, ठीक है, वो किस किस कंडीशन में हो सकती है, ठीक है। सो आइसोथर्मल कंडीशन के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी आइस को जब मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखें और अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो ये जो कंडीशन होगी ये आइसोथर्मल कंडीशन होगी। या फिर हम बात करें कि 100 डिग्री सेल्सियस रख के किसी वाटर को अगर बॉईल करते हैं, बॉईल करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, वेपराइज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो ये एग्जांपल होगा किसके? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका इंडिकेटर डायग्राम। सो इंडिकेटर डायग्राम बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पीवी में ग्राफ कैसा मिलेगा, ठीक है। सो पीवी में ग्राफ निकालने के लिए आपको स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक ही डायग्राम बना रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंशन का बना सकते हैं या फिर कंप्रेशन का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक ही डायग्राम बता रहा हूँ आपको। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होगी, कंप्रेशन का मतलब ये है कि प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो इंडिकेटर डायग्राम के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्लोप। सो हमारे पास रिलेशन मालूम है पी वी इज इक्वल टू सी। सो दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट पी वी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। सो पी डी वी प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0। सो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है रेशियो मिल रहा है स्लोप के फॉर्म में, नेगेटिव मिल रहा है। सो इसका जो ग्राफ होता है इस टाइप का होता है। अगर 3 प्रोसेस हम देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर पीवी डायग्राम ले रहे हैं, इसमें एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन। अगर ये प्रोसेस इधर जाएगी तो एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इस प्रोसेस का डायरेक्शन हम इस साइड से बनाएंगे तो यहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। सो यहाँ पर 3 प्रोसेस है, T1 T2 एंड T3। 3 टेम्परेचर पे 3 प्रोसेस है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे है। यहाँ टेम्परेचर इसमें T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, ठीक है। सो ये इसका ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें वर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है, वर्क। सो वर्क निकालने के लिए होता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला 1 से 2 प्रोसेस की जब बात करेंगे हम। सो 1 to 2 प्रोसेस में हम देखेंगे पी डी वी। अब हमको यहाँ से रिलेशन मालूम है कि पी की जो वैल्यू है वो हो जाएगा सी अपॉन वी, और पी वी इज इक्वल टू होता है हमारे पास एम आर टी, क्योंकि फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। सो यहाँ से पी को रिप्लेस कर देंगे, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम आर टी अपॉन वी, ठीक है। सो पी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एम आर टी इंटू डी वी अपॉन वी। ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो एम आर टी अपॉन ये हो जाएगा लॉग V2 माइनस V1। जब इसको हम कर देंगे सो लॉग V2 माइनस V1 को हम लिख सकते हैं लॉग V2 अपॉन V1। सो डेल डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई है। अगर इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखें, ये है वॉल्यूम के फॉर्म में, लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो के फॉर्म में लॉगरिथमिक फंक्शन है। किससे प्रोडक्ट है? एमआरटी से। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो यहाँ से मिल जाएगा हमको V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ठीक है। सो इसको प्रेशर रेशियो के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं एमआरटी लॉग P1 अपॉन P2, ठीक है। दोनों की रिलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। अब हम इसके बाद देखेंगे कि फ्लोट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में फ्लोट का यूज़ करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो फ्लोट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो देखेंगे फ्लोट अकॉर्डिंग टू द फ्लोट। फ्लोट का मतलब यहाँ पर क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। सो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू की वैल्यू होती है एम सी वी डेल्टा टी प्लस डेल डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से हमको मिल चुकी है। ठीक है, क्या मिली है यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पर मिली है एम आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू। अब यहाँ बात आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, यहीं से रख सकते थे इसको। सो डेल क्यू इज इक्वल टू यहाँ रिलेशन आएगा डेल डब्ल्यू, मतलब जो रिलेशन डेल्टा डब्ल्यू का है वो डेल क्यू का भी होगा, एम आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू। सो न्यूमेरिकल में अगर ये रिलेशन आपको प्रेशर के फॉर्म में दिया है तो प्रेशर के फॉर्म में भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में तो वॉल्यूम वाले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, सो इसके बाद हम देखते हैं लास्ट प्रोसेस जो है, ठीक है, एडिवेटिव प्रोसेस। सो एडिवेटिव प्रोसेस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, इस प्रोसेस में हीट एनर्जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसी एडिवेटिव या आइसोथर्मल टाइप की प्रोसेसेस जो है पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम एजम्पशन करते हैं। सो एडिवेटिव प्रोसेस की बात करें तो इसमें बात आती है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा इस प्रोसेस में। इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। अगर हमारी जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 to 2 है, तो एडिवेटिव जो प्रोसेस होती है वो किस लॉ को फॉलो करती है यहाँ बात आती है। तो एडिवेटिव प्रोसेस जो है चार्ल्स, बॉयल्स या गिलसॉक इस टाइप के किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करती है, ये फॉलो करती है पॉइजन्स लॉ को। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइजन्स लॉ पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी, वेयर गामा इज अ कांस्टेंट फॉर गैस 1.4। ठीक है, गामा रेशियो होता है जनरली सीपी और सीवी का रेशियो होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो है कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है गामा, और गामा की जो वैल्यू होती है 1.4 होती है किसी गैस के लिए। तो P1 यहाँ पर अगर हम स्टेट 1 की बात करें, स्टेट नंबर 1, देन P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर स्टेट नंबर 2 सो वैल्यू हो जाएगी यहाँ P2 V2 रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंबाइनिंग बोथ कंडीशंस P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम अगर प्रेशर रेशियो निकालें P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेज टू, यहाँ पर हो जाएगा गामा। ठीक है, इस टाइप की जो कंडीशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, इसी टाइप से ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में रिलेशन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, सो अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोट इन एडिवेटिव प्रोसेस। एडिवेटिव प्रोसेस में फ्लोट का यूज़ कैसे करेंगे। फ्लोट दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पर बात आ रही है एडिवेटिव जो प्रोसेस होती है वहाँ पर हीट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर अगर हम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जब जीरो रखेंगे सो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, और वी कैन राइट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अगर इस इक्वेशन नंबर अगर हम फर्स्ट से देखें, अगर वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी। मतलब यहाँ पर अगर बात करें एक्सपेंशन प्रोसेस है तो एडिवेटिव एक्सपेंशन प्रोसेस जो होती है उसमें कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ड्यूरिंग द एडिवेटिव एक्सपेंशन प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट विल प्रोड्यूस, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये है कि एडिवेटिव एक्सपेंशन प्रोसेस होने से हमको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि डेल्टा डब्ल्यू यदि हमारा नेगेटिव है, ठीक है, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, और यहाँ पर टेम्परेचर की जो वैल्यू है, ठीक है, टेम्परेचर की जो वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सो एडिवेटिव कंप्रेसर प्रोसेस में हमको मिलेगा हीटिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द एडिवेटिव कंप्रेशन प्रोसेस। क्या मिलेगा हमको, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो वर्क की जब बात आती है तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए सीधे हम वर्क का जो फॉर्मूला होता है उसकी बात करेंगे। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 to 2 पी डी वी। जब इस रिलेशंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू सी होता है कांस्टेंट, उस रिलेशंस को सॉल्व करने के बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी वर्क की P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन
गामा माइनस 1 और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये जो वर्क है ये एक्सपेंशन के लिए, किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए है, ठीक है। अगर हम वर्क की बात करें कि कूलिंग इफेक्ट मिलता है एडिबेटिक एक्सपेंशन पे, सो T1 माइनस T2 लिखेंगे। अगर इसी एक्सप्रेशन को आपको कंप्रेशन के लिए लिखना है तो वहाँ पर क्या हीटिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। सो वहाँ पर T2 माइनस T1 हो जाएगा, क्योंकि वर्क की जो वैल्यू है एक्सपेंशन में हमको मिलेगी पॉजिटिव और कंप्रेशन में हमको मिलेगी नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है कि एडिबेटिक प्रोसेस का कोई एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका जो साइकिल के टायर का जो ट्यूब है अचानक से बर्स्ट होता है एकदम सडनली, तो एडिबेटिक जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। सो उस कंडीशन में जो एक्सपेंशन होगा उसको बोलेंगे हम एडिबेटिक एक्सपेंशन। और भी दूसरा एग्जांपल हो सकता है स्टीम इंजन में जो सिलेंडर के अंदर जो एक्सपेंशन प्रोसेस होती है वो भी एडिबेटिक एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। सो एडिबेटिक प्रोसेस जो होती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, ताकि उसमें हीट एक्सचेंज के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर बात करें हम आइसोथर्मल प्रोसेस की, सो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। सो एडिबेटिक और आइसोथर्मल में ये डिफरेंस भी है। अब बात करते हैं हम एडिबेटिक प्रोसेस का जो कर्व होता है वो किस टाइप से बनता है, ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम। सो इसका जो इंडिकेटर डायग्राम होता है ये एक्सपेंशन का इंडिकेटर डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर जो वॉल्यूम की वैल्यू है V2 है, यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू V1 है और यहाँ पर जो प्रेशर है P1 है और यहाँ पर प्रेशर जो है P2 है, ठीक है। सो इसका इंडिकेटर डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, ठीक है, PV डायग्राम की, तो क्योंकि यहाँ पर एडिबेटिक प्रोसेस में सिर्फ हीट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बाकी सभी जो प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, वर्क हो गया और भी जैसे प्रॉपर्टी हो गई, ये सब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि PV रेस टू गामा इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग हमको एक कर्व मिलता है, ठीक है। सो अच्छी क्लास में आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।